हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमने चैप्टर 10 तक ख़त्म किया था पढ़ के, तो हमने बीच के चैप्टर जो है अभी छोड़े हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम चैप्टर 13, 14 और 15 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13 को। चैप्टर 13 है हमारा, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। देखिए इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ना है, वो टॉपिक के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ना है इसके अंदर स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, रोग क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तीव्र रोग क्या होते हैं, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, रोग के कारक क्या होते हैं और विभिन्न सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करनी है। उसके बाद रोग फैलने के साधन क्या होते हैं, अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है वो पढ़नी हमने, रोग का उपचार कैसे किया जाता है, रोग के निवारण के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, सामान्य विधियां कौन सी हैं और रोग विशिष्ट विधियां कौन सी हैं, प्रतिरक्षा करण क्या होता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बच्चों हमने इस चैप्टर के अंतर्गत करने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम, स्वास्थ्य क्या होता है। अब स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं बच्चों, क्या मतलब होता है स्वास्थ्य का। देखिए, किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। तो किसी व्यक्ति की जो सामान्य शारीरिक और मानसिक जो सिचुएशन होती है, मतलब हम कहते हैं कि द पर्सन हु इज़ मेंटली एज वेल एज फिजिकली हेल्दी और गुड इज़ कॉल्ड, कि वह बहुत स्वस्थ है, वह हेल्दी है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। WHO के अनुसार क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जो अवस्था है वही स्वास्थ्य है, ठीक है बच्चों। अब लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के लिए, प्रति जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब, 7 अप्रैल को। हर साल हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और हम जागरूक करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। ये था स्वास्थ्य। उसके बाद बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। पहला, स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी चाहिए। और तीसरा है अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर। तो ये 3 जो स्थितियां हैं मुख्यतः ये बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है बच्चों। इसके आगे आता है आपका व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। अब इंडिविजुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ का क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत और सामुदायिक जो समस्याएं होती है ना, वो दोनों के ही स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सोशल ऑर्गेनिज्म हैं, हम सोसाइटी में रहने वाले प्राणी हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति जो बीमार होगा तो वो पूरे समुदाय को भी उससे प्रभावित करेगा, ठीक है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जीवों का स्वास्थ्य उनके आस पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्ति और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है। यानी एक व्यक्ति और एक समाज का जो आपस में स्वास्थ्य है एक दूसरे के साथ निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ये आप सभी जानते हैं। वह समाज में रहता है, तो अगर वो समाज में रहता है तो डेफिनेटली वह दूसरों की हेल्थ को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए ये जो आपस में रिलेटेड है दोनों इशू, यानी एक इंडिविजुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा स्वस्थ रहना एवं रोग मुक्त होना, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए ये नोट्स मैंने आपको शॉर्ट तैयार किए हैं, आपके बुक के थोड़ा डिफरेंट नोट्स हैं और आपको अच्छी तरह समझ आएंगे, तो इसलिए आप इनको आराम से देखें और ध्यान से समझें। बाद में आपको इनको मैं डाउनलोड का लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपने ये डाउनलोड करने मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF के रूप में, ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहने तथा रोगमुक्त रहने में क्या अंतर है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे तो हम बोलते हैं कि वह स्वस्थ है।
और रोग मुक्त ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव हो, यानी जिसमें बीमारी ना हो किसी व्यक्ति को, हम बोलेंगे वो रोग मुक्त है। ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्तिगत और भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। जबकि रोग मुक्त एक व्यक्तिगत चीज़ है या व्यक्तिगत स्थिति है, स्वस्थ एक व्यक्तिगत भौतिक एवं सामाजिक वातावरण है। उसी तरह स्वास्थ्य क्या है, व्यक्ति का एक अच्छा स्वास्थ्य हो, और रोग मुक्त क्या है, इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। तो ये अंतर है, यानी स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो है सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से या पूरी अपनी क्षमताओं का, कैपेबिलिटी का उपयोग करता है। जबकि रोग मुक्त व्यक्ति जिसमें बीमारी ना हो, हम बोलते हैं जिसको कोई बीमारी ना हो तो हम बोलते हैं वो रोग मुक्त व्यक्ति है। ठीक है। स्वस्थ जो है व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से प्रभावित होता है, जबकि रोग मुक्त व्यक्ति इंडिविजुअल होता है और व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है। जबकि रोग मुक्त जो है उसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। तो ये है स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने में अंतर। अब आता है बच्चों आगे रोग के प्रकार। रोग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले रोग के लक्षण। देखिए, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उसके शरीर में एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो जाता है। ये आपको पता ही है, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, तो कोई रोग लगता है तो उसके इम्पैक्ट उसके बॉडी पे, उसके किसी न किसी बॉडी पार्ट पे पड़ता है, किसी अंग पे या किसी अंग तंत्र की संरचना में परिवर्तन या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं, जो ये चीज़ें दिखाई देती है, इनको हम रोग के लक्षण कहते हैं। ठीक है। अब लक्षणों के आधार पर चिकित्सक या डॉक्टर जो होता है वो उनको पहचानता है और रोगों की पुष्टि करके उनका परीक्षण करता है। आपको पता है, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जाते हैं, आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर पहले आपसे सिम्टम्स पूछता है, फिर आपकी हिस्ट्री लेता है, उसके बाद आपको टेस्ट करने को बोलता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे ब्लड से रिलेटेड डायबिटीज़ है, कुछ है, तो वो सब चीज़ें आपको ब्लड से टेस्ट की जाती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये सभी जो है परीक्षण किए जाते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर जो है लक्षणों के आधार पर जो है रोगों को पहचानता है, फिर उनको पुष्टि करने के लिए, यानी उन रोगों को पता करने के लिए कि वाकई ये रोग है कि नहीं, तो उसके लिए फिर परीक्षण या टेस्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं रोग के प्रकार। रोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं? देखिए, रोग 3 प्रकार के मुख्यतः तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग और चौथा होता है असंक्रामक रोग। तो पहला है तीव्र रोग। तीव्र रोग वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, इनको बोलते हैं हम तीव्र रोग। ये आपने याद रखना, ऐसे रोग जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं उनको बोलते हैं हम तीव्र रोग। उसके बाद दूसरा है दीर्घकालिक रोग। ऐसे रोग जो अधिक लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और दीर्घकालिक रहते हैं, उनको बोलते हैं हम दीर्घकालिक रोग। जैसे कैंसर होता है, क्षय रोग यानी टीबी या फील पाँव। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है संक्रामक रोग। तो ऐसे रोग, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, कोरोना भी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे रोग जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। संक्रामक रोग जो है उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है और कवक या कृमि भी हो सकता है। तो ये थे संक्रामक रोग। उसके बाद आता है आपका चौथा असंक्रामक रोग। वे रोग जो रोग पीड़ित व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में ना फैले, उनको बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। यानी ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैले, उनको बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। ऐसे में क्या होता है, जो रोग पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसी को ही रोग रहते हैं, अन्य व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे आपको पता है हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो हार्ट की डिजीज किसी को छूने से थोड़ी फैलती है, या कोई एलर्जी होती है किसी को, तो वो छूने से नहीं फैलती, वो उस तक ही सीमित रहती है। तो ये थे आपके रोगों के प्रकार। उसके बाद आते हैं बच्चों रोगों के कारक। रोग के कारक देख लेते हैं कि कारण कौन कौन से रोगों के। तो रोग के कारक है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। ठीक है, एक तो हो गया ये जीवाणु। और उसके बाद आता है कुपोषण, अच्छी प्रकार का पोषण ना मिलना, अच्छी प्रकार का भोजन ना करना, ये भी कारण होता है रोगों का। उसके बाद आता है आनुवांशिक विभिन्नता यानी जेनेटिकल डिफरेंसेस। तो इसकी वजह से भी आपके रोग होते हैं, यानी माँ बाप से उनके बच्चों में रोग ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है तो उसके आने वाली पीढ़ियों में बच्चों में भी वो शुगर जा सकती है, शुगर की बीमारी। तो ये आपके आनुवांशिक रोग होते हैं। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जो है रोग हो सकते हैं, हवा पानी आदि के द्वारा। उसके बाद है टीकाकरण का अभाव, यानी समय पे वैक्सीनेशन ना हो, बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ना। आजकल आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको टीके लगाए जाते हैं,
तो ये जो पोलियो के टीके लगते हैं आपको, चेचे का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, ये क्या है, ये आपको होने वाले रोगों से बचाते हैं। तो इन रोगों की टीके ना लगाने का कारण भी रोग उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका आगे संक्रामक रोग क्या होते हैं और सिंपल रोग क्या होते हैं, यानी ऐसे रोग जो रोग फैलते हैं और उनके कारक क्या हैं। देखिए, विषाणु है पहला जो रोग फैलाता है, इसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये रोग होते हैं विषाणु के कारण। आपने नोट रखना, ये प्रश्न आता है कि ये रोग किसके कारण होता है। दूसरा है जीवाणु, तो जीवाणु के कारण होते हैं आपके हैजा, खसरा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टेटनस आदि। उसके बाद है कवक, कवक से होती है आपकी दाद, खाद, खुजली आदि। उसके बाद प्रोटोजोआ, उससे होते हैं मलेरिया, कालाजार, अमीबिया, पेचिस आदि। उसके बाद है आपका कृमि जनित रोग, जो कृमि होते हैं जैसे फील पाँव। तो ये है आपके रोग और उनके कारक। उसके बाद आता है बच्चों सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आपके रोग होते हैं, क्या आपके स्वास्थ्य होता है, क्या आपके रोगों के कारण होते हैं, वो सभी चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम विभिन्न सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सार्स बैक्टीरिया, SARS, सार्स बैक्टीरिया। तो ये दिखने में कैसा दिखता है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, तस्वीर है। अंडर माइक्रोस्कोप में देखिए ये इस तरह से यह जो सार्स बैक्टीरिया है वो दिखता है। अब सार्स बैक्टीरिया बच्चों संक्रमित कोशिका के बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया क्या करता है, चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। अब ये चित्र में जो तीर दिखाई दे रहे हैं ना, ये संक्रमित व्यक्ति से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ये दिखे तीर में आपको, तो यहाँ से ये व्यक्ति बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर माप की दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। तो 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग के बराबर होता है। एक सफ़ेद रेखा दिख रही है आपको, ये माइक्रोमीटर यानी 500 नैनो माइक्रोमीटर है। तो ये क्या होता है, नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर होता है आपका 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर 1 माइक्रोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है माइक्रोमीटर का आधा होता है, और 1 माइक्रोमीटर जो है 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। अब ये जो मानचित्र ऊपर दिखा हमने चित्र, इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका दूसरा जो जीवाणु है, दूसरा जो आपका बैक्टीरिया है या आपका सूक्ष्म जीव है। अब सूक्ष्म जीव क्या है बच्चों, आप 9th कक्षा में हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, ये आप अच्छी तरह से 8वीं और 7वीं कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऐसे जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं, यानी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो उसका दूसरा है आपका लेशमानिया। तो ये लेशमानिया नामक जीव है, ये भी आपका एक सूक्ष्म जीव है। अब ये क्या करता है, देखिए ये कालाजार फैलाता है। कालाजार बीमारी होती है, कालाजार व्याधिकारक प्रोटोजोआ होता है। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। विभाजित होने पर यह जीव जो है तार द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ये ऊपर देखिए इस तरह से होता है आपका लेशमिया, ये विभाजित हो रहा है तो 1 से 2 बनेंगे इसके फिर। ठीक है, तो ये जी जो है ये कालाजार जो है बीमारी होती है उसको फैलाता है। उसके बाद अगला आपका सूक्ष्म जीव आता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, यानी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया मुहासे का कारक होता है। जो मुंह में आपके मुहासे आते हैं, खासकर लड़कियों के मुंह में आपके हल्के के दाने आते हैं, मुहासे जिन्हें कहते हैं, ये इस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, अब स्टेफाइलोकोकाई का चित्र ये दिया है, इस तरह से ये दिखाई देते हैं। तो इस चित्र में देखिए आप ऊपर बाईं ओर रेखा 5 माइक्रोमीटर माप की प्रदर्शित कर रही है। ये जो रेखा है 5 माइक्रोमीटर यानी इसका जो आकार है, तो ये हो गया आपका स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। उसके बाद चौथा सूक्ष्म जीव आता है आपका बच्चों प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा ये क्या करता है, देखिए ट्रिप्नोजोआ जो होता है प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा इस तरह से दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप में। और यह निद्रालु व्याधि का मतलब ये जो है नींद नहीं आती है, निद्रालु व्याधि के कारण बनता है। ट्रिप्नोसोमा को तस्तीनुमा लाल रक्त कोशिकाओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें उसके आकार का पता चल सके। ठीक है बच्चों, ये तस्तीनुमा जो है लाल रक्त कोशिकाएं दिख रही हैं आपको 2 यहाँ पे, इनमें इसको दिखाया जाता है ताकि इसके आकार का पता चल सके। उसके बाद 5वां आता है आपका गोल कृमि। जो 5वां सूक्ष्म जीव है वो आता है गोल कृमि। तो गोल कृमि इस तरह से दिखता है।
गोल कृमि आपको पता ही है, यह गोल कृमि जो है एस्केरिस लुब्रिकाइडिस होता है, इसको बुलाता है एस्केरिस लुब्रिकाइडिस। तो छोटी आंत में यह पाया जाता है और लगभग 4 सेंटीमीटर के स्केल से इसको मापा जाता है और एक वयस्क की गोल कृमि के आकार के अनुपात का यह होता है और इस चित्र की तरह दिखाई पड़ता है। तो ये थे आपके कुछ सूक्ष्म जीव बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देखेंगे हम। हाँ, तो अब हम चलते हैं एंटीबायोटिक के रूप की ओर। तो एंटीबायोटिक क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव कौन, जीवाणु, कवक या मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी एंटीबायोटिक क्या होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ होते हैं या उनसे प्राप्त किए रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। जैसे पेनिसिलिन का नाम सुना होगा आपने, टेट्रोमाइसिन, टेट्रोसाइक्लिन का नाम सुना होगा, ये सभी क्या है, एंटीबायोटिक हैं, ठीक है बच्चों। अब बहुत से जीवाणु क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। अब एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं, जो बहुत से जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कोशिका भित्ति बना लेते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक समय पे दी जाए पेशेंट को, तो जो उसके अंदर जो जीवाणु है ना, उनकी कोशिका भित्ति बनना बंद हो जाती है और जीवाणु मर जाते हैं। तो पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी होता है। तो ये था आपका एंटीबायोटिक। अब रोग फैलने के साधन, यानी किस प्रकार रोग फैलते हैं वो देखते हैं हम। देखिए, संक्रामक रोग आपको मैंने पहले बता दिया, पीड़ित व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति में यह फैल जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे वायु, भोजन, जल, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। तो ये सभी जो हमारे तरीके हैं जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहला वायु द्वारा, हवा के द्वारा या थ्रू एयर। जैसे जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके जो रोगाणु होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति जब हवा से सांस लेता है तो उसके शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। जैसे फिर निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम आदि जो बीमारी होती है वो इन के द्वारा होती है, रोगाणु के द्वारा। दूसरा आता है आपका जल और भोजन के द्वारा। अब जल और भोजन के द्वारा कैसे फैलते हैं, कुछ जो रोगाणु होते हैं बच्चों, संक्रामक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में संक्रमित जल या भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई जल पिया या पानी पिया, वो भी संक्रमित था जिसके अंदर जीवाणु थे, या हमने भोजन खाया उसके अंदर जीवाणु थे, तो वो हमारे शरीर में उसके द्वारा प्रवेश करते हैं और हमें क्या होता है, जैसे आपको पता है पानी जनित रोग होते हैं, डिसेंट्री होती है, हैजा होता है, अमीबी पेचिस होती है, ये सभी बीमारियाँ जो होती है जल और भोजन के द्वारा होती है। उसके बाद आता है आपका रोग वाहक द्वारा। अब रोग वाहक के द्वारा कैसा होता है, देखिए मादा एनोफ्लज मच्छर है, आपको पता है। अब हमें मलेरिया होता है, तो मलेरिया बच्चों एक प्रकार का बीमारी है जो फीवर होता है जिसमें। तो मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया आपको पता ही है, इसका एक रोग वाहक होता है। अब इसका जो रोग फैलता है वो मच्छर से तो फैलता ही है, पर लेकिन मच्छर इसका जीवाणु नहीं है, मच्छर तो सिर्फ एक रोग वाहक है। वो उस रोग के कारक को अपने ऊपर कैरी करता है मच्छर, और जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, पहले उसने किसी रोगग्रसित व्यक्ति को काटा हो तो उसके अंदर उसका खून गया होगा, फिर जब वो वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो क्या करता है, वह स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जब खून चूसता है तो वहाँ पे मुंह से लार छोड़ता है एक पदार्थ, उस पदार्थ के थ्रू जो है वह उस मलेरिया के कारक को वहाँ पे डाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रोग वाहक द्वारा भी फैलता है। उसके बाद आता है आपके लैंगिक संपर्क द्वारा, यानी सेक्सुअल जो कॉन्टेक्ट उसके द्वारा। देखिए कुछ लोग जैसे सिफिलिस और एड्स, ये जैसे रोग होते हैं ना, ये होते हैं आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा या लैंगिक संपर्क के द्वारा, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। अब उसके बाद आता है आपका एड्स का विषाणु, एड्स AIDS, इसकी फुल फॉर्म में बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, इसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का जो विषाणु है वो संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है अथवा गर्भवती माता से उसके बच्चे में भी जा सकता है। स्तनपान कराते हुए शिशु में एड्स का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेबीज, संक्रमित पशु। अब रेबीज क्या होता है, रेबीज भी एक बीमारी है जो एक कुत्ते से फैलती है। कुत्ता अगर रेबीज से ग्रसित है तो अगर वो किसी को काटता है तो उसके द्वारा भी वो फैलती है।
ये देखिए ये साइकिल दिखाई हुई है, यहाँ पे एक चक्कर दिखाया हुआ है। अब इसमें देखिए ये है संक्रमित व्यक्ति बच्चों। ये संक्रमित व्यक्ति है, इसने कोई चीज़ खाई या इसने कुछ बाहर खांसा तो उसका कीटाणु है हवा के द्वारा यहाँ गया और स्वस्थ व्यक्ति में चला गया, क्योंकि इसने भी सांस ली, इसके अंदर भी चला गया। या इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया या उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किस किया, चुम्बन लिया, तो वो स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। या इस व्यक्ति के जो गंदे कपड़े हैं जिसमें यह वायरस या जीवाणु है, ये उस कपड़े के द्वारा दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। या परोक्ष रूप से, जैसे उसने किसी कप को छुआ, गिलास को छुआ, फिर उस गिलास को किसी स्वस्थ व्यक्ति ने छुआ, तब भी यह चला जाता है। इसी प्रकार इस व्यक्ति को अगर किसी मच्छर ने काटा तो मच्छर द्वारा फिर क्या हुआ, चलिए पहले इस व्यक्ति ने कोई भोजन खाया और जूठा भोजन या पानी किसी दूसरे ने लिया, तब उसमें चला जाएगा, ठीक है। या इसके बाद इस व्यक्ति को किसी मच्छर ने काटा, मच्छर ने किसी दूसरे कीट को, जो आपको पता है आपके खटमल होते हैं, उनको काट लिया, या खटमल ने फिर क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को काटा, तो भी ट्रांसफर हो सकता है। या फिर किसी रोग ग्रसित कुत्ते से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये रेबीज बीमारी फैलती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं इसको, और इसके आगे जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में ही इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा, और जो जो टॉपिक हमने इसमें कवर किए वो आपको अच्छे से समझे होंगे आप। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आए समझने में तो इस वीडियो को आप बीच में पॉज करें या रिवाइंड करके चलाएं या आराम से इसको चलाएं। मैंने थोड़ा जल्दी इसको बनाया हुआ है ताकि आपको ये कवर हो जाए समय पर रहते, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पॉज करके रिवाइंड करके चलाएं और समझें। चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के बच्चों के भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।